हाय एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी बाय पीजी एंड आज टारगेट ऑफ दिस वीडियो विल बी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब उसमें एक कंसेप्ट है फ्रिक्शनल इंपल्सेस व्हिच विल बी फ्रिक्शनल इंपल्स व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। उसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा, देन वील मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार आपको करना है तो वीडियो पॉज करके। इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस। फ्रिक्शन तो सबने पढ़ा ही होगा भाई। अगर बात करें अभी फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ फोर्स विच रेजिस्ट्स टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या फिर रिलेटिव मोशन को अपोज करे, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। अगर थोड़ी सी मैकेनिज्म्स की हम बात करें फ्रिक्शन की, सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। अब इस ब्लॉक और ग्राउंड की जो सर्फेसेस इन कांटेक्ट है, इनकी मैं एक जूम्ड इन इमेज बनाता हूँ इस टाइप से। अब दोनों सर्फेसेस पे कुछ ना कुछ ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। Now, whenever there is a force pushing these two surfaces against each other, जैसे इस केस में gravity will be pulling the block downwards and effectively this makes the block pushing against the ground. So whenever there is a force pushing the two surfaces against each other, these grooves will tend to interlock. ये तो बहुत इंट्यूटिव है कि भाई अगर दोनों सर्फेसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करा जाएगा तो ये ग्रूव्स जो होंगे दे विल इंटरलॉक। ठीक है, अब सपोज कि इस ब्लॉक को मैं खींचने की कोशिश करता हूं किसी फोर्स F से, और ये फोर्स मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। इनिशियली कम था, धीरे 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 करके बढ़ा रहा हूं। तो होगा क्या, ये ग्रूव्स की जो इंटरलॉकिंग है ये रेजिस्ट करेगी इस फोर्स को। द इंटरलॉकिंग ऑफ दीज ग्रूव्स विल रेजिस्ट दैट फोर्स, राइट? बिल्कुल। बट फोर्स की वैल्यू अगर सफिशिएंटली लार्ज हो गई, then this interlocking will break and the block will begin to slide against the ground. बिल्कुल। और इस फोर्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। and in this case the value of limiting friction will be equal to mg into mu जो भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। अब व्हाट आर इंपल्सेस? अगर मैं इंपल्सेस की बात करना चाहूं, व्हाट आर इंपल्सेस, अगर मैं किसी फोर्स के इंपल्स के बारे में बोलूं, अब सेम सिचुएशन कंसिडर करना, कंसिडर द सेम सिचुएशन, बस इस बार द ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, म्यू हम जीरो लेके चल रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी पर्पसेस। आई वांट टू एक्सप्लेन द इंपल्स ऑफ फोर्स। सपोज एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है इस पे, दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड सपोज इट एक्ट्स फॉर अ टाइम t। सो व्हाट इज द इंपल्स ऑफ दिस फोर्स? कैसे डिफाइन करेंगे इंपल्स? इंपल्स इज नथिंग बट द नेट चेंज इन मोमेंटम caused by this force, caused by F. इस केस में कितना होगा? F into T. Since F is constant, this will be the net impulse applied by this force or net impulse of this force in this scenario. So how are impulses defined? Impulses are nothing but the net change in momentums caused by that force on the system. अब जो अगर मैं कोलिजन्स के केस में बात करूं, फॉर कोलिजन्स, तो जो टाइम इंटरवल है जिसमें फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज वेरी स्मॉल। दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इन विच collisions occur. तो इन सच सिनेरियोज द इंपल्सेस बिकम जो भी फोर्स एक्सचेंज हुआ है इनटू द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर मैं फोर्स एक्सचेंज को थोड़ा सा उसकी वैल्यू के बारे में प्रेडिक्ट करना चाहूँ, तो दिस विल बिकम द इंपल्स आई अपॉन dt. This is nothing but the force F. अब since dt is very small, the force F, transferred force during the collision is very large, very large. Clearly ये आप देख पा रहे होंगे। So now let's come to frictional impulses. इतना अगर आपने समझ लिया तो अब आप आगे easily समझ पाओगे about frictional impulses. Suppose I have a block placed on the ground. Now we can assume mu is not equal to 0. ठीक है, the ground and the block has some friction present between them. Suppose एक bullet है which is headed towards this block. bullet का नाम दे देते B मान लो।
होगा क्या, द बुलेट विल कोलाइड विद द ब्लॉक एंड सपोज एम्बेड कर जाती है फाइनली, और उसके बाद का जो भी मोशन है दैट इज वेरी इंट्यूटिव, आप एम्बेड कर जाएगी, फिर जो भी आपको एनालिसिस करनी है यू कैन डू, उसकी बात नहीं कर रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट हियर इज कि इज फ्रिक्शन इंपल्सिव और नॉट इन दिस केस। अच्छा, जैसे ही बुलेट, सपोज बुलेट की कुछ इनिशियल वेलोसिटी v थी, जैसे ही बुलेट विल कोलाइड विद दिस ब्लॉक होगा क्या, इंस्टेंटेनियसली this block will start moving with some velocity, or the block and the bullet together will start moving with some velocity v dash. I really hope you understood the point. अब इधर फ्रिक्शन एक्ट हुआ है या नहीं, तो बात ऐसी है बेटा कि फ्रिक्शन तो लगा था, force of friction, there was some force of friction acting on the block in this direction. Let's say this is Fr, and this Fr is very clearly equal to the limiting friction, Fr limiting, जो भी limiting value होगी, but इस बुलेट ने कुछ impulse transfer करा होगा इस ब्लॉक पर. Let's suppose that impulse is I, and I can be given as impulse transfer करा होगा, ये थोड़ा कहना गलत है. Let's say इस बुलेट की कोलिजन के कारण कुछ फोर्स F लगा ऑन द ब्लॉक, ठीक है, एंड इस F फोर्स की हम वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो भी इंपल्स ट्रांसफर होगा I अपॉन dt, एंड इंपल्स I इज अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, अभी हमने डिस्कशन करा, तो दिस F इज वेरी लार्ज. So in this scenario, force of friction can be neglected. तो हम इसीलिए एनालिसिस में, इस क्वेश्चन के एनालिसिस में आप कभी भी फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करते. The question still remains, when will friction become impulsive? अब friction will become impulsive whenever the normal reaction is impulsive. कैसे, जरा बात करते हैं. सपोज अगेन ये ब्लॉक पड़ा हुआ है ग्राउंड पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू 0. मैं कह रहा हूं कि जब भी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द ब्लॉक, ये जब इंपल्सिव होगा, द नॉर्मल फोर्स, जब ये इंपल्सिव होगा, इन दैट सिनेरियो friction will become impulsive. मतलब the force of friction transferred during that collision will be big enough to be compared with other forces transferred during the collision. I really hope you understood the point. अब अगर मैं impulsive friction की values के बारे में बात करूं, तो that is the analysis is similar to जो हम limiting और static friction की बात करते हैं. suppose इस ब्लॉक पर कुछ कोलिजन होता है, इस ब्लॉक पर कुछ नॉर्मल डायरेक्शन में इंपल्स लगता है IN, ठीक है, देन द, और सपोज एक नॉर्मल इंपल्स लगा IN एंड सपोज एक फ्रिक्शनल इंपल्स लगा IFR. अब वो किस सिचुएशन में लगेगा, कैसे लगेगा, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं कि सपोज कर लो कि एक नॉर्मल इंपल्स लगा IN और एक फ्रिक्शनल इंपल्स लगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन IFR. तो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ IFR will be equal to mu times IA. This is what I wanted to tell you. इतनी अगर आपने बात क्लियरली समझ ली है, then I suppose you are fit to solve this question. So here is the question. We have been given a solid sphere with mass m and radius r. एक initial horizontal direction में velocity v0, vertical direction में velocity is v0, coefficient of friction and coefficient of restitution along with the angular velocity, initial angular velocity. ये सब हमें चीजें दी हुई है, and we have to find the friction impulse acting during the collision, the dynamics of the system after the collision, and the maximum possible velocity of this initial velocity, horizontal initial velocity v, such that the sphere rolls purely during the collision. ये आप कमेंट करके बताएंगे after seeing this video, after seeing the analysis. तो सबसे पहले इंपल्सेस की एनालिसिस कर लेते हैं भाई. इंपल्स कौन कौन से लगेंगे, किस किस डायरेक्शन में लगेंगे, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं. ऑफ कोर्स एक वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स लग रहा होगा IN, और एक इंपल्स लग रहा होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन IFR at the point of contact, friction due to impulse due to friction and impulse due to the normal direction, the normal forces. अब नॉर्मल फोर्स वाला तो काफी इंट्यूटिव है कि भाई ये इंपल्स क्यों जनरेट हुआ, ठीक है. द फ्रिक्शनल इंपल्स, व्हाई डिड दिस अराइज, इसके बारे में बात करते हैं. क्या इसके पीछे इंट्यूशन है. अगर मैं इनिशियली बात करूं, तो इनिशियली देयर वाज एन एंगुलर वेलोसिटी गिवन टू अस
omega naught in this direction and there is some initial velocity in the horizontal direction. वर्टिकल डायरेक्शन की अभी एनालिसिस 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमारे पास है। अगर मैं द पॉइंट सपोज P is the point of contact on the sphere for the collision and Q is the point of contact on the ground for this collision. अगर मैं P की इस पॉइंट P की ऑन द स्फीयर इसकी नेट वेलोसिटी की एनालिसिस करना चाहूँ तो क्या होगी? Then this point P will have a velocity v naught in the forward direction. I am talking about the velocity of this point P particularly. This is due to the motion of the center of mass of the sphere, and it will have velocity r omega naught due to the rotational motion of the sphere. तो अगर मैं net velocity of P की बात करूं, that will be nothing but v naught in the forward direction minus r omega naught. Simple as that. And it can be written as v naught minus omega naught is given as 3 v naught by 2. V naught by 2 negative. Backward direction. So clearly you can say that this point P, clearly we can say that this point P will have velocity v naught by 2 in the backward direction, right? अब एक सवाल, दो सरफेसेस के बीच में कब फ्रिक्शन एक्ट करता है या फ्रिक्शनल इंपल्स एक्ट करता है? जब भी देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग। हमारे केस में अगर मैं देखूं तो देयर इज अ इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड द ग्राउंड। तो ये जो फ्रिक्शनल इंपल्स है वो क्या करेगा? वो ट्राई करेगा दैट ड्यूरिंग द कोलिजन ये वेलोसिटी v naught by 2, द रिलेटिव वेलोसिटी v naught by 2 इज रिड्यूस्ड, जितनी हो सके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। बेस्ट केस में इट विल बी रिड्यूस्ड टू 0. दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेलोसिटी है वो कंप्लीटली रिड्यूस ना हो 0 पे, देयर इज सम रेसिडुअल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन एज वेल। अब वो क्यों होगा, जरा फॉलो करना। अच्छा, एक बात, the maximum possible value of this frictional impulse IFR max will be mu into IL, and किसी भी केस में IFR will be less than or equal to this IFR max, ठीक है। This is the value of the frictional impulse the ground can provide, maximum possible value of the frictional impulse the ground can provide. अब सपोज कि ये वेलोसिटी v naught by 2 भाई इतनी ज्यादा बड़ी है कि अगर ग्राउंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल इंपल्स भी लगा दे ड्यूरिंग द कोलिजन तब भी ये वेलोसिटी 0 को रिड्यूस ना हो। तो इन दैट केस just after the collision there will be some relative velocity between the point P and the ground. क्लियर? अब इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आफ्टर दिस ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ मैथमेटिकल एनालिसिस बचती है और वो अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट आफ्टर द कोलिजन मैं अज्यूम करता हूं कि मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आ गई है v1, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज सम वेलोसिटी v2 एंड एंगुलर वेलोसिटी घट गई है ओमेगा डैश। क्यों घटी है? क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल इंपल्स लगा था IFR, और ये IFR क्या करेगा? तो इस एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो v डैश विल बी लेस देन ओमेगा नॉट। सिंपल कंक्लूजन, ठीक है। अब 3 इक्वेशंस बनाऊंगा मैं सिंपल सी, तो मोमेंटम से आ जाएगी। एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में लगाओ इंपल्स एनालिसिस एंड मोमेंटम एनालिसिस इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपल्स एनालिसिस, इंपल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस, और एक एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स एनालिसिस। ये 3 चीजें हम करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो the net impulse applied in the vertical direction in, this must be equal to the net change in momentum in the vertical direction. Final velocity v1 minus initial velocity was in the downward direction, so minus v naught. So this is nothing but m v1 plus v naught. Clear? Horizontal direction में अगर मैं कहूँ तो net impulse applied in the horizontal direction IFR in the forward direction, this must be equal to mass into the net change in velocity v2 माइनस सेम डायरेक्शन में थी v नॉट। क्लियर? चलो एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इक्वेशन बना देता हूं फटाफट। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to half which is equal to velocity of separation. Velocity of separation is v1 upon the velocity of approach v naught, and v1 की वैल्यू आ गई v naught by 2। ये सिंपल सी इक्वेशन हम कहाँ पुट कर सकते हैं? हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ से नॉर्मल
डायरेक्शन जो इम्पल्स लग रहा है आई एन की वैल्यू मिल जाएगी, एंड आई एन इज नथिंग बट 3mv0/2। और अब आई एन मिल गया, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल इम्पल्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू टाइम्स 3mv0/2 which is nothing but 3mv0/4। अब लास्ट चीज, एंगुलर इंपल्स एंड एंगुलर मोमेंटम एनालिसिस। किस पॉइंट के अबाउट करूंगा मैं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई एनालाइज द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इंपल्स। अब एंगुलर इंपल्स किस फोर्स के कारण आ रहा है? इस फोर्स के कारण आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, तो माइनस आई एफ आर into the radius. This is the angular impulse of this frictional impulse, or this will be equal to the net change in angular momentum. Moment of inertia ICM, final angular velocity minus the initial angular velocity omega. ये हमारे पास अब दो इक्वेशंस बचती है, एक ये और एक ये, which can be used to solve the question. अब एक इक्वेशन हमें और चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स अगर आप देखो 1 2 तीन वेरिएबल्स है। थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब थर्ड इक्वेशन आएगी फ्रॉम आवर प्रीवियस एनालिसिस, जो हमने समझा है यहाँ पे। फ्रॉम हियर हम कह रहे हैं कि जो फ्रिक्शनल इंपल्स है, इट विल ट्राई एंड रिड्यूस दिस रिलेटिव वेलोसिटी। बेस्ट केस में दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0। तो लेट अस अज्यूम कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू रिड्यूस दिस रिलेटिव वेलोसिटी। Let us assume कि friction is sufficient to reduce this relative velocity to 0. तो finally, यहाँ पे मैं अब बात कर रहा हूँ finally, just after the collision. Finally, the relative velocity of P and Q must be 0. तो velocity of P with respect to Q और Q with respect to P, that must be 0. तो finally हमने कहा है कि एक angular velocity है ओमेगा 2 ओमेगा डैश, और horizontal direction में हमारे पास एक velocity v2। तो point P की हम net velocity निकाल लेते हैं just after the collision। कितनी होगी? Due to the motion of center of mass v2, due to its rotational motion omega dash r। अब ये होनी चाहिए 0, तो clearly v2 must be equal to omega dash r। काफी बच्चे मेरे हिसाब से कंफ्यूज होंगे कि ये assumption हमने क्यों लिया। assumption हमने इसलिए लिया है, we are just assuming कि जो friction है, that is the impulse due to friction, that the ground can provide, the maximum possible value of friction that the ground can provide is sufficient to reduce the initial relative velocity. We are assuming this. अब हम क्या करेंगे? We'll take calculate everything using this value and we'll check कि जो frictional impulse actually आता है वो इससे कम है या नहीं। अगर IFR max से ज़्यादा आ जाता है हमारा frictional impulse, तो in that case this assumption is wrong, and फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फ्रिक्शनल इंपल्स होगा उसकी वैल्यू IFR मैक्स ही होगी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल इंपल्स। आई रियली होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अब फटाफट कैलकुलेशंस कर लेते हैं, नथिंग मच इज लेफ्ट हियर। हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए, आई विल जस्ट हाईलाइट देम वंस। वन इज दिस, द सेकंड वन इज दिस, एंड द थर्ड वन इज दिस। अब इनको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आती है वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। v2 की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग, एक बार आप इनको खुद सॉल्व करने का ट्राई करना। मैं टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ v2, तो v2 की वैल्यू आएगी 7v0/8। ओमेगा डैश विल कम आउट टू बी 7v0/8r, and the value of frictional impulse IFR max will come out to be 3mv0/8। और हमने IFR max की क्या वैल्यू निकाली थी? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल इंपल्स, that will be equal to IFR max that we calculated earlier was mu into IN, and this was nothing but 3mv0/4। तो clearly जो frictional impulse की requirement है to reduce the initial relative velocity to 0, that is less than the maximum possible frictional impulse ground can provide। So I really hope you understood the point। ये पॉइंट था जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, एंड ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वंस ऑन योर ओन। सो फर्स्ट दो पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिए हैं, द फाइनल डायनेमिक्स ऑफ द सिस्टम and the frictional impulse that will be acting during the collision।
बचता क्या है, बचता है थर्ड पार्ट, एंड आई थिंक दैट यू आर नाउ केपेबल ऑफ सॉल्विंग द थर्ड पार्ट वेरी इजीली। जो लॉजिक अभी बताया है मैंने उसी पर काम करना है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव लर्न समथिंग।